अब देखिए कंसेप्ट है वो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहला जो कंसेप्ट है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है एक एंटिटी होती है जिसमें स्टेटस और बिहेवियर को शामिल किया जाता है। ऑब्जेक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, उसमें स्टेट होता है, उसका बिहेवियर होता है, उसकी एक आईडी होती है। ऑब्जेक्ट के फंक्शन की अगर बात करें तो क्लास के एक इंस्टांस को एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्लास को हम लोग टेम्पलेट भी कहते हैं और ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट जो है उसे हम रियल वर्ल्ड एंटिटी भी कहते हैं और रन टाइम एंटिटी भी उसे कहा जाता है। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी क्लास कहलाती है। ये एक लॉजिकल एंटिटी है, ये फिजिकल नहीं हो सकती। क्लास में निम्न भाग होते, फील्ड है आपके, उसके अलावा मेथड है, कंस्ट्रक्टर है और इसी तरह से ब्लॉक है, नेस्टेड क्लास है। मेथड इन जावा की अगर बात करें तो जावा में जो मेथड है उसमें रीयूजेबिलिटी पाई जाती है। हम लोग अलोकेट कर सकते हैं रन टाइम में न्यू कीवर्ड के द्वारा। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज 3 तरीकों से किया जा सकता है, रेफरेंस वेरिएबल से, मेथड से और कंस्ट्रक्टर से। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट को कितने तरीकों से इनिशियलाइज किया जा सकता है, रन टाइम वेरिएबल से, रेफरेंस वेरिएबल से, मेथड से और कंस्ट्रक्टर के द्वारा। फिर है कि हम लोग कौन कौन से मेथड इसमें यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं बाय न्यू कीवर्ड, बाय न्यू इंस्टांस, बाय क्लोन, बाय डीसीरियलाइजेशन, बाय फैक्ट्री मेथड। एक एग्जांपल है बेसिक सा, क्लास XYZ आपने ली, इंट ABC सम लिया, ए बी को जोड़ के सी में डाला, XYZ OB के साथ सम फंक्शन को कॉल कर लिया। प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग, बेसिकली थ्योरी के जो कंसेप्ट है उसे पे ही हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो पहला जो तरीका है वो है हमारा नो आर्गुमेंट पास नो वैल्यू रिटर्न। अब आप देखिए नो आर्गुमेंट नो वैल्यू रिटर्न मतलब ना तो हमने कोई आर्गुमेंट पास करना है ना ही कोई वैल्यू को रिटर्न करना है। इसमें हम मेन क्लास में ही फंक्शन को कॉल करते हैं और वहीं पर ही सारा आर्गुमेंट जो है वो हम लोग प्रोसेसिंग जो है वो वहीं की वहीं कर देते हैं। तो ये हमारा जो पहला जो एग्जांपल था वर्ड सम के अंदर, यहीं पर ही हमने इनपुट कराया, यहीं हमने जोड़ दिया और यहीं हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा क्या था, नो आर्गुमेंट पास नो वैल्यू रिटर्न। लेकिन अगर आप लोग कोई आर्गुमेंट पास कराते हैं, जैसे इंट ए और इंट बी को आपने पास करा के जोड़ा, तो ये आपका आर्गुमेंट पास और नो वैल्यू रिटर्न कहलाता है। तो यहाँ से आपने मेन फंक्शन में इनपुट कराया और उसको ऊपर वाली क्लास में क्या करवा दिया, पास करवा दिया। इस तरह से आपका नो आर्गुमेंट बट वैल्यू रिटर्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हम लोग क्या करवा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। जब उस रिजल्ट को हम लोग रिटर्न कराते हैं और कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते, जैसे इसके ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये तीसरा तरीका कहलाता है नो आर्गुमेंट पास बट वैल्यू रिटर्न। आप थ्योरी ढंग से सुनिएगा, एग्जाम्पल का आप समय नहीं है, ढंग से थ्योरी को कंसंट्रेट होके सुने। आर्गुमेंट पास वैल्यू रिटर्न, अब आपको केवल थ्योरी पर ध्यान देना है। अब आर्गुमेंट पास वैल्यू रिटर्न मतलब हम लोग जो इनपुट जो करवा रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, इसको यहाँ ब्रैकेट में हम लोग पास करवा रहे हैं, यहाँ ये पहुँच रहा है और यहाँ इसकी प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ से इसको हम लोग रिटर्न भी कराए। कुल मिला के हम लोग इनपुट को पास भी करवा रहे हैं और जो हमारा आउटपुट है उसको हम लोग रिटर्न भी करवा रहे हैं। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ऑब्जेक्ट पास और ऑब्जेक्ट रिटर्न का भी कार्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये कह रहा है कि अगर हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू को अगर हम पास करना चाहते हैं तब हम किसको पास करा देते हैं, ऑब्जेक्ट को पास करा देते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को पास कराते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ एक से ज़्यादा वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाती है। और जब हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं तब हम क्लास के नाम का उपयोग लेते हैं। अब आपने वॉइड गेट लिया, ए और बी 2 संख्या को इनपुट कराया, आपने कितने ऑब्जेक्ट पास कराए, 2 ऑब्जेक्ट आपने पास कराए हैं। दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू जुड़ के थर्ड ऑब्जेक्ट में चले गए, OB3 को आपने रिटर्न करवा दिया। जब आपने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाया तो लेने वाला भी कौन था,
ऑब्जेक्ट ही होगा। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट पासिंग में पहले हम ऑब्जेक्ट में इनपुट करवाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को पास करवाते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को क्या करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराते हैं तो आगे किसका नाम लिखा जाता है, क्लास का नाम लिखा जाता है। तो थ्योरी पे आप लोग कंसंट्रेट करें, थ्योरी को सुने, प्रोग्राम पे ध्यान ना दें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। अगर कोई बीसीए का स्टूडेंट है तो वही प्रोग्राम पे ध्यान दे, अदरवाइज कंप्यूटर अनुदेशक वाले केवल थ्योरी पे ध्यान दें। अब देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, सेम होता है। ये फंक्शन की तरह कार्य करता है कंस्ट्रक्टर। इसमें ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जाता है। इसमें हम लोग वेरिएबल और ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। इफ इट वांट टू यूज देन इट मस्ट बी डिक्लेयर इन पब्लिक पार्ट। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो उसे आप पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करें। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल करें। ये ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। आप एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं। सेम थ्योरी, सेम कंसेप्ट आपके .NET में भी काम आएगा, C# में भी काम आएगा, और भी कोई लैंग्वेज आप सीखेंगे तो वहाँ पे भी काम आएगा, C++। तो हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है। कुल मिला के आपने क्या देखा, कंस्ट्रक्टर के टाइप कौन से होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर और नल कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखिए ये कंस्ट्रक्टर है और ये क्लास का नाम। तो थ्योरी को याद करें, थ्योरी को पढ़ें, थ्योरी पे कंसंट्रेट करें। लेकिन जो बीसीए के बच्चे हैं वो प्रोग्रामिंग भी सुन लें क्योंकि उनका पेपर भी है लिखित। तो क्लास XYZ आपने XYZ लिया और वॉइड फैक्ट आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना दिया। तो आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो ऑब्जेक्ट बनते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली f=1 इनिशियलाइज हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। यदि हम लोग इनिशियल वैल्यू को कंस्ट्रक्टर में पास कराते हैं तब हम उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कोई नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो आप पास कराते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ से आपने 2 आर्गुमेंट पास कराए, यहाँ पर भी 2 आर्गुमेंट पहुंचे, यहाँ पर 2 आर्गुमेंट क्या हो गए, इनिशियलाइज हो गए। अब आपने क्या किया, लूप चलाया। लूप चला के आपने फिबोनाची सीरीज C = A + B, A = B और B बराबर क्या कर दिया, C आपने कर दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो आप बताएंगे कि जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करवाते हैं वो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसमें आप 2 ऑब्जेक्ट के बीच कंपेयर कर सकते हो। इसमें आप बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल सकते हो, स्वैप कर सकते हो, इक्वल और नॉट इक्वल को आप लोग पता कर सकते हो। तो थ्योरी ढंग से सुने, प्रोग्राम अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। वॉइड गेट आपने किया, OB1.get किया, 2 संख्या इनपुट हो रही है, OB2.get में फिर 2 संख्या इनपुट हो रही है। 2 ऑब्जेक्ट आप पास करा रहे हैं, या लेने वाले भी कितने ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में प्रोसेस हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट बनते ही आपने ऑब्जेक्ट को क्या करवाया, पास करवाया, और वो ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले फंक्शन आपने कॉल कर दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है तब आप कहेंगे कि जब हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर का उपयोग लेते हैं तो ये हमारा मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कितने तरीके के होते हैं तो आप बताएंगे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और डेटा टाइप, 2 तरीके के होते हैं। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में अगर बात करें तो अगर आपने 2 इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट पास कराए तो 2 इंटीजर टाइप के पहुंचेंगे, उसके बीच बड़ी संख्या निकालेंगे। और 3 इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट पास कराए हैं तो 3 के अंदर बड़ी संख्या निकाल लेगा। डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो 2 इंटीजर टाइप के और 2 डबल टाइप के पास कराए। अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो जो टुकड़ों में जो मेरे प्लेलिस्ट बना रखी है उसको आप देखें, उसमें एक एक चीज समझाई हुई है। इससे मैं बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, थ्योरी पर ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो इनहेरिटेंस है। जब आप वेरिएबल और मेथड को एक क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी दूसरी क्लास में, देन इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इट इंक्रीज रीयूजेबिलिटी, ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है।
ये मेमोरी मिस्टेक को कम कर देता है। इनहेरिटेंस सिंगल है, मल्टी लेवल है, हिरारिकल है, मल्टीपल है और हाइब्रिड है। अब जावा में मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं पाई जाती। वापस से सुनिएगा, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं पाई जाती, उसके स्थान पर इंटरफेस पाया जाता है। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बताएं तो आप कहेंगे कि अगर हम केवल दो ही क्लास का उपयोग लेते हैं तो हम उसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। उसमें एक बेस क्लास होती है और एक जो है वो आपकी डिराइव क्लास होती है। जो बेस क्लास होती है वो आपकी सुपर क्लास होती है और जो सब क्लास है वो आपकी डिराइव क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है। बेस क्लास हमेशा पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास है और जो डिराइव क्लास होती है वो हमारी चाइल्ड क्लास होती है। ये बातें आप याद रखें। क्वेश्चन इसी प्रकार के बनते हैं एमसीक्यू के अंदर। अगर रिटर्न पेपर हो तब आपको प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप थ्योरी के टॉपिक करके और एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो थ्योरी को ढंग से सुनिएगा। तो विच हैव टू इनहेरिट इन नेक्स्ट क्लास, वो डिराइव क्लास से इनहेरिट होता है। थोड़ा सा कोडिंग देखना चाहो समझने के लिए देख सकते हो कि ए और बी आपने दो वैल्यू को इनपुट करवाया है। अब आपने ए क्लास को बी क्लास के साथ जोड़ा और यहाँ पर सी बराबर आपने क्या कर लिया, ए प्लस बी कर लिया। लास्ट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, बी डॉट नहीं लिखा जाएगा और यहाँ पर सम के बाद में ब्रैकेट लगेगा। ओबी डॉट गेट फंक्शन कॉल होगा, ओबी डॉट सो फंक्शन कॉल हो जाएगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? थ्योरी में आप याद रखें कि जब ए क्लास को नेक्स्ट क्लास में और उस क्लास को और आगे की क्लास में इनहेरिट किया जाता है तब हम उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ढंग से थ्योरी को सुनिएगा। आज हम इसको ख़त्म ही कर देंगे जावा को, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा टॉपिक बच जाएंगे एडवांस वाले, जिसमें पैकेज है और उसके अलावा एप्लेट है, वो हम लोग कल फ्री कर देंगे। अब देखिए, जो बेसिक के लिए है वो आज हमारे जावा कंप्लीट हो जाएगी। जो सीनियर इंस्ट्रक्टर का दे रहे हैं उन्हें कल वाली क्लास जो है वो अटेंड करनी पड़ेगी। मल्टी लेवल क्या होता है? जब एक डिराइव क्लास को दूसरी डिराइव क्लास में इनहेरिट किया जाता है तब हम उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसमें एक से ज्यादा डिराइव क्लास को आपस में जोड़ा जा सकता है। अब जोड़ने का तरीका देखें, कोडिंग देख लें। जिनको केवल एमसीक्यू का पेपर देना है, अगर कोई बीसी एमएससी का स्टूडेंट है तो उसे पूरा कोडिंग याद करनी पड़ेगी पेपर में लिखने के लिए। आप लोग तो एमसीक्यू दे रहे हो तो क्लास ए वॉइड गेट वन ए इन बराबर इन डॉट नेक्स्ट इंट ए को इनपुट कराया, क्लास बी में बी को इनपुट करवाया, क्लास सी में आपने इन दोनों को जोड़ दिया। एक्सटेंड्स के द्वारा एक क्लास को दूसरी क्लास से जोड़ा जाता है। तो थोड़ी देर आप जुड़ेंगे तो इतनी देर में आपका जावा का आज के टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे। सी ओ बी बराबर न्यू सी ओ बी डॉट गेट वन ए इनपुट हो जाएगा, ओ बी डॉट गेट टू से बी इनपुट हो जाएगा, ओ बी डॉट सम से दोनों संख्या जुड़ जाएंगी और प्रिंट हो जाएगी। हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक क्लास को एक से ज्यादा क्लास में इनहेरिट किया जाता है तब हम उसे हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। एमसीक्यू क्या बनेगा? ऐसी कौन सी इनहेरिटेंस है जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक से ज्यादा डिराइव क्लास होती है? तो वो हमारी इनहेरिटेंस हिरारिकल इनहेरिटेंस होती है। अब आप देखिए इंटरफेस क्या है। इंटरफेस होता है कि जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूज नहीं करते हैं तो जावा में उसके स्थान पर इंटरफेस यूज लिया जाता है। डिफरेंट टाइप के रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व इंटरफेस के रूप में किया जाता है। इंटरफेस बेस क्लास के अंदर काम करता है। दिक्कत यह है कि जावा और सी शार्प दोनों में ही मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। सी शार्प मतलब डॉट नेट, एक ही मैटर है, दोनों में एक जैसा ही है। अब बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे सी शार्प की जो क्लास है वो भी आपकी इजीली क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इंटरफेस वर्क एज ए बेस क्लास
बेस क्लास की तरह काम करता है। इंटरफेस में जो भी मेथड होते हैं वो सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाते हैं। कौन से मेथड कहलाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसी वजह से इंटरफेस को 100% अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। सुनने से चीजें ज्यादा अच्छी याद होती है। खुद आप सोचते हैं कि अगर हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग घर जाके याद कर लेंगे, तो उसमें समय भी लगेगा और याद नहीं होता, और देखने से और जल्दी होता है प्रैक्टिकली। अब आप देखिए, इसमें आप लोग फाइनल फील्ड का यूज करते हैं, और इसी तरह से आप इसमें डेटा फील्ड जो है वो कांस्टेंट टाइप की लेते हैं। कौन सी टाइप की? कांस्टेंट टाइप की। इसका सिंटैक्स क्लास की तरह ही होता है। इसमें स्टैटिक और फाइनल का उपयोग लिया जाता है। अब आप देखिए, इसके अंदर स्टैटिक और फाइनल यूज होता है। कल को एमसीक्यू में पूछा जाए कि किस में स्टैटिक और फाइनल यूज लिया जाता है, तो हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। पूछा जाए कि इनहेरिटेंस के अंदर एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है और इंटरफेस में इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होता है। इसका हमेशा रेफरेंस बनता है, कभी भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और ये डायनेमिक मेथड डिस्पैच का उपयोग लेता है। एक एग्जांपल से देख ले। एमसीक्यू जिनका है वो केवल नज़र डाल लें, और जो बीसीएमएससी के बच्चे अगर जुड़े हुए हैं तो वो कोडिंग ढंग से सीखें। इंटरफेस ए, वर्ड सम आपने लिया, क्लास बी, इम्प्लीमेंट्स ए, वर्ड सम आपने लिया, ए बी सी 3 संख्या को आपने इनपुट करा लिया। मतलब ऊपर वाला जो इंटरफेस है उसमें कोडिंग कभी भी लिखी नहीं जाती, उससे केवल प्रोटोटाइप लिखे जाते हैं, और उसे जिस क्लास के साथ में भी आप जोड़ते हैं वहां पे आपको उस प्रकार का फंक्शन बनाना ही पड़ता है। बना के आप चाहे अंदर कुछ भी कोडिंग लिखे, चाहे मैसेज दे, वो आपकी मर्जी है। अब वही नियम, लास्ट क्लास का आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना के सम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक एग्जांपल और लेना चाहो तो इसमें क्लास ए में इनपुट करा लिया, बी में इनपुट करा लिया, एक इंटरफेस बना लिया। एक इंटरफेस को जब दूसरे इंटरफेस से जोड़ा जाता है तब हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं। देखिए, अगर हम लोग इंटरफेस को क्लास के साथ जोड़ते हैं तब हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाते हैं। कल को एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से ये बना लिया आपने, इम्प्लीमेंट्स कर दिया, सब्ट्रैक्ट और सम दोनों फंक्शन बना लिए। लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के गेट 1, गेट 2, सब्ट्रैक्ट और सम चारों फंक्शन आपने कॉल कर लिए। 2 एग्जांपल है, काफ़ी है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसके बाद में 2-1 टॉपिक और बचेंगे बेसिक इंस्ट्रक्टर के लिए और बीसीए वाले बच्चों की तीसरी यूनिट तक, चौथी यूनिट तक पूरा करने में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जब आप सेम नेम के मेथड को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग लेते हैं तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इसमें सिंगल एक्शन होता है और डिफरेंट मेथड के लिए इसे यूज लिया जाता है। इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक पॉली होता है, मैनी, एक मॉर्फिज्म होता है, से। पॉलीमॉर्फिज्म को ढंग से सुनिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म 2 प्रकार की होती है, पूछा जाएगा बेसिक इंस्ट्रक्टर में, एमसीक्यू में। तो एक होता है कंपाइल टाइम, एक जो होती है वो रन टाइम होती है। थ्योरी ढंग से सुनिएगा। कंपाइल टाइम जो होती है उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग और या मेथड ओवरलोडिंग होती है। अगर C++ है तो उससे ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है। रन टाइम में हम रन टाइम में कॉल करवाते हैं, और इसके अंदर हम लोग जो है मेथड बनाते हैं, सेम नाम के मेथड इनहेरिट क्लास में उपयोग लेते हैं, और डायनेमिक मेथड डिस्पैच के द्वारा उसे कॉल करते हैं। ढंग से सुनिएगा, डायनेमिक मेथड डिस्पैच के द्वारा इसे हम लोग कॉल करते हैं। ये इनहेरिटेंस के अंदर यूज होती है और सेम नाम के मेथड इनहेरिट क्लास में यूज लिए जाते हैं। इसे हम लोग मेथड डिस्पैच या ओवरराइडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग की अगर बात करें तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी हो सकता है, डेटा टाइप में भी फर्क होता है, और ओवरराइडिंग में नंबर ऑफ आर्गुमेंट, डेटा टाइप, सुपर कीवर्ड और डायनेमिक मेथड। नंबर ऑफ आर्गुमेंट में 2 आर्गुमेंट आपने पास कराए फंक्शन में, 2 में बड़ी संख्या, सेम नाम का फंक्शन उसी क्लास में बनाया, 3 में बड़ी संख्या निकाल ली। ob.max किया 2 आर्गुमेंट, ob.max किया 3 आर्गुमेंट आपने पास कराए। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट में
आपने क्लास ए में एक फंक्शन बनाया है, क्लास बी में आपने दूसरा फंक्शन बनाया है। क्यों? क्योंकि ये ओवरराइडिंग, जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना के आप कॉल करेंगे उस क्लास का फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। डेटा टाइप में फर्क डालें तो दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इसमें दोनों डबल टाइप के हैं। इंटीजर टाइप के पास कराओगे इंटीजर वाले के पास जाएगा, डबल टाइप के पास कराओगे तो डबल वाले के पास जाएगा। ढंग से सुनिएगा, क्योंकि आप अगर बीच में इधर उधर कंसंट्रेट आपका खत्म हुआ तो आपको ये टॉपिक रह जाएगा, फिर दोबारा से वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप अगर ओवरराइडिंग में आप यूज करते हैं तो क्लास ए बनाएंगे, ऊपर वाले में एक फंक्शन रख लेंगे इंटीजर टाइप का, और क्लास बी में आप दूसरा रख लेंगे डबल टाइप। वही ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसे क्या करेंगे? कॉल करेंगे। सुपर कीवर्ड क्या होता है? जब आप डिराइव क्लास के द्वारा बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम उस कीवर्ड को सुपर कीवर्ड कहते हैं। आपने ऊपर भी वॉइड फॉर नाम का फंक्शन बनाया, आपने नीचे भी वॉइड फॉर नाम का फंक्शन बना लिया। ये देखिए क्लास ए है, वॉइड फॉर दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए, और यहां पर भी आपने वॉइड फन फंक्शन बना लिया। अब आप अगर लास्ट क्लास के द्वारा फन फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फन फंक्शन ऊपर वाली क्लास के फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये आपकी सुपर कीवर्ड की वजह से हुआ। अब ये यहां तक में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे, अब देखिए दिस पॉइंटर क्या होता है, थोड़ी पे कंसंट्रेट करें, इंस्ट्रक्टर वाले प्रैक्टिकल पे ध्यान ना दे चाहे। अगर कोई एमएससी या बीसीए का बच्चा जुड़ गया है लाइव तो उसको प्रोग्राम समझने पड़ेंगे। ढंग से समझने के लिए मेरे बेसिक प्लेलिस्ट देखें। दिस क्या होता है? जब हम इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का उपयोग क्लास के साथ लेते हैं तब हम इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के साथ में दिस पॉइंटर का उपयोग लेते हैं। अब देखिए जावा जो है वो पॉइंटर यूज नहीं करता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जावा में कौन सा हिडन पॉइंटर पाया जाता है तो आप कहेंगे जावा में दिस नाम का हिडन पॉइंटर पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टांस वेरिएबल का नाम सेम अगर हो तो क्या यूज करें, तो आप याद करें तब आप दिस पॉइंटर का यूज करें अगर लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टांस वेरिएबल का नाम सेम हो। जिसके साथ आप दिस यूज करेंगे वो आपका इंस्टांस वेरिएबल कहलाएगा, और इस तरीके को इंस्टांस हाइडिंग कहते हैं। ढंग से सुनिएगा, पेपर में थ्योरी से काम निकल जाएगा अगर आप ढंग से सुनेंगे। सुनने से ज्यादा याद होता है खुद रटने की तुलना। XYZ OB1 7 और 6 को आपने पास कराया, आपने इंट AOB लिया, यहां पर भी इंट AOB ले लिया। कोडिंग अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो देख ले, दिस डॉट ए दिस डॉट बी लगाया, इसे पहचान होगी कि ये इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल है। ये जो है ये हमारा इंस्टांस हाइडिंग कहलाता है। वैल्यू असाइन होगी क्योंकि आपने एक्स और वाई लिया नहीं, नॉर्मली आप एक्स वाई लेके AOB में असाइन करते हैं। ढंग से सुनेंगे तो ये सेम ही कंसेप्ट आपके C# और जावा में यूज आ जाएंगे, और लिखकर याद करेंगे तो दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक के बारे में भी सुने। स्टैटिक जो है वो दो मेथड होते हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल होता है, एक स्टैटिक मेथड होता है। जावा में एक स्टैटिक ब्लॉक भी होता है। स्टैटिक मेथड इनसाइड भी क्लास बनाया जा सकता है और आउटसाइड दी क्लास बनाया जा सकता है। यदि हम स्टैटिक मेथड को क्लास के बाहर बनाते हैं तो हम उसे आउटसाइड दी क्लास कहते हैं, और उसे कॉल करने के लिए क्लास की आवश्यकता पड़ती है। ढंग से सुनिएगा, एक ही जैसी चीजें बार बार बोलता हूं कि स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में जो स्टैटिक मेथड होता है वो अगर सेम क्लास में होता है तो आप उसे सीधे भी कॉल कर सकते हैं। अब देखिए ये आपने एक स्टैटिक मेथड बनाया, ए बी आपने लिया, ए बी को जोड़ के सी में डाला और यहाँ पे XYZ के साथ सम फंक्शन को कॉल कर लिया। सिंपल देख भी लिया तो भी थ्योरी याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर स्टैटिक मेथड था देखिए। उसके बाद में इनसाइड द मेन क्लास, क्लास के बाहर अगर हम लोग
क्लास के अंदर ही अगर हम लोग स्टैटिक मेथड लेते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर ही, तब आप उसे सीधे कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल जो स्टैटिक टाइप का आप डिक्लेयर करते हैं, अगर किसी वेरिएबल को, तो उसे अपनी पुरानी वैल्यू भूलने की दिक्कत नहीं आती, वो अपनी पुरानी वैल्यू भूलता नहीं है। जैसे a बराबर a+1 किया, इंक्रीमेंट होता रहेगा, जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फाइनल क्या होता है? फाइनल जो होता है वो 4 तरीके का होता है। फाइनल में फाइनल कांस्टेंट होता है, फाइनल मेथड होता है, और फाइनल क्या होती है, क्लास होती है। फाइनल कांस्टेंट, फाइनल आगे आप लोग लगाते हैं, ये इस वैल्यू को ना तो आप चेंज कर सकते हैं, ना इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ना चेंज। फाइनल मेथड अगर आपने बना लिया तो आप उसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फाइनल क्लास अगर आपने ले ली तो आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ढंग से सुनिएगा, अगर फाइनल वेरिएबल है तो जावा में वो फाइनल कांस्टेंट बन जाएगा। फाइनल मेथड अगर है तो क्या होगा, अगर फाइनल मेथड है तो वो अगली क्लास में जो है इनहेरिट नहीं होगा। अगर फाइनल क्लास है तो वो इनहेरिट होती ही नहीं है। फाइनलाइजर क्या होता है? जावा में फाइनलाइजर का मतलब डिस्ट्रक्टर होता है। ढंग से सुनिएगा, C++ में क्लास का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, सेम होता है, और इसमें गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी पाई जाती है। एक क्लास के अंदर एक ही फाइनलाइजर होता है, एक से ज्यादा फाइनलाइजर नहीं होते हैं। कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइजर लगाते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, फंक्शन के नाम याद रखें, टू लोअर केस, टू अपर केस, रिप्लेस और ट्रिम। रिप्लेस करेगा, ट्रिम दोनों साइड के स्पेस हटा देगा, इक्वल में कंपेयर करेगा क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। इक्वल इग्नोर केस में कंपेयर करते वक्त अपर केस और लोअर केस को नहीं देखेगा, लेंथ में लेंथ निकालेगा। फंक्शन के नाम आप लोग याद कर लें। कंपेयर टू में कंपेयर करेगा, अगर पहली दूसरी से बड़ी है तो पॉजिटिव, पहली दूसरी से छोटी है तो नेगेटिव वैल्यू देगा। कॉनकैट जब आप करेंगे तो एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ देगा। सब स्ट्रिंग अगर करेंगे तो उसके पार्ट को देगा, वैल्यू ऑफ से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। एक स्ट्रिंग का एग्जांपल देख लो, a डॉट लेंथ किया, लेंथ निकाल देगा। कंपेयर से एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से क्या कर लेगा, कंपेयर कर लेगा, उसकी सॉर्टिंग कर देगा। स्ट्रिंग बफर में ये सारे फंक्शन यूज करके दिखाए हुए हैं। वेक्टर में भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। फंक्शन की फोटो ले लें आप लोग। ऐड एलिमेंट हो गया, एलिमेंट को जोड़ने के लिए एलिमेंट ऐड हो गया किसी पोजीशन के लिए। डॉट साइज हो गया, साइज के लिए। रिमूव एलिमेंट, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। रिमूव ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट को हटाने के लिए। कॉपी इनटू कॉपी करने के लिए। इंसर्ट एलिमेंट, किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। ये वेक्टर अगर आपसे पूछ ले बेसिक के अंदर तो ये फंक्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह से वेक्टर में भी ये सारे फंक्शन ऐड एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट, साइज, कॉपी इनटू, ये सारे फंक्शन यूज किए जा सकते हैं और रन करके ये प्रोग्राम मैं आपको दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट जो है ये सब रैपर क्लास है, ये रैपर क्लास का यूज करके बताया गया है। तो ये हमारी आज की जावा जो है बेसिक